अगर सफल होना चाहते हैं तो एक चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है धैर्य, क्योंकि मेहनत और सच्ची लगन से किए हुए काम का अच्छा नतीजा तभी मिलता है जब आपके पास धैर्य हो। और इसी का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान के किसान नरपत सिंह। 45 साल के नरपत सिंह सभी लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, जो कि खेती के साधनों का अभाव रहते हुए भी खेती बाड़ी कर पैसा कमाना चाहते हैं। और इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दूर दूर तक फैली हरियाली, कई एकड़ में लगे बाग को देख लीजिए। अगर हम आपसे ये कहें कि ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर जिले का है, तो शायद आपको मेरी बातों पर यकीन न हो। जी हां, ये बाड़मेर की ही तस्वीरें हैं। बागों में काम कर रहे लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। और आप जिस बाग की तस्वीरें देख रहे हैं उससे सालाना 50 से 52 लाख रुपए की इनकम हो रही है। ये सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन सच यही है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि बालू वाली जमीन आखिर सोना कैसे उगलने लगेगी। आखिर रेगिस्तान की सूरत संवार कर हरियाली फैलाने के लिए दो हाथ करने का हौसला किसने दिखाया? कुदरत के अभिशाप को वरदान बनाने का जज्बा किसमें था? बाड़मेर की इस रेतीली जमीन को अनार की हरियाली से ढक देने वाले किसान हैं काठी गांव के नरपत सिंह, जिन्होंने जब से होश संभाला तब से देखा कि पानी के अभाव में मरती फसलों को और जूझते किसानों को। और इन्हीं परेशानियों से जब बाद में उनका सामना हुआ तो उन्होंने परंपरागत खेती छोड़ बागवानी की ओर रुख किया। परंपरागत जो यहाँ खेती होती है, जैसे जीरा है, अरंडी है, रायडा है, सरसों है, उसकी खेती करता था। तो उसमें कोई ज़्यादा इनकम तो थी नहीं। उसके बाद में मैंने सुना कि अनार की खेती अच्छी होती, तो फिर मैं गया बाहर जाके देखा, अनार के पौधे बगीचे देखे। उसके बाद में अनार का बगीचा लगाने का प्लान किया। नरपत सिंह जी ने बागवानी के लिए अनार को चुना, जिसके लिए उन्होंने गूटी विधि से तैयार 7000 अनार के पौधे अपने खेतों में लगवाया। लेकिन पौधों की क्वालिटी बेहतर न होने के कारण पौधे जल्द ही सूख गए, जिससे उन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन नरपत जी ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने नए जज्बे के साथ अनार के टिश्यू कल्चर पौधों का सहारा लिया। 7000 पौधे फिर से उसी बालू वाली जमीन में लगाए। लेकिन इस बार धैर्य और मेहनत का नतीजा आप इन बागों में लगे अनार के फलों के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके पौधों की संख्या बढ़ाई। आज उनके खेतों में 35,000 के करीब अनार के पौधे हैं। 7000 पौधे पहले बार में 7000 पौधे लगाए एबीसी कंपनी के टिश्यू के। फिर धीरे धीरे हम पौधे बढ़ाते गए। आज 35,000 पौधे हैं मेरे पास में। 107 एकड़ में मैंने ये पौधे लगा रखे हैं। नरपत जी को अनार के बाग लगाए हुए अभी 3-4 साल हुए हैं। इस साल पौधों से उपज ली है। पहला साल होने के कारण अभी उन्हें एक पौधे से 10 किलो की उपज मिली है। इस तरह अगर हम 10,000 पौधों की बात करें तो ये लगभग 100 टन के करीब हुआ, जिसे बेचकर उन्हें 50-52 लाख की कुल आमदनी हुई। पौधों की देखरेख और प्रबंधन पर 20 लाख रुपए का खर्च आया, जिसे कुल आमदनी में से घटाने पर उन्हें 30 लाख की शुद्ध आमदनी हुई। पहला जो माल बेचा मैंने वो 65 रुपए किलो बेचा। उसके बाद में सेकंड माल मैंने बेचा वो 80 रुपए 50 पैसे में बेचा। तीसरा माल जो लास्ट वाला था वो माल मैंने 55 रुपए किलो बेचा। कुल मिला के मेरे 100 टन माल हुआ और 50-52 लाख रुपए की आय हुई। उसमें से करीबन 20 लाख रुपए का खर्चा मेरे को लग गया। नरपत सिंह जी की इनकम का दायरा बस अनार की बागवानी तक ही नहीं सीमित है, बल्कि उनके फार्म पर आपको नींबू, चीकू, अंजीर, जामुन के पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। नरपत जी बताते हैं कि आगे वो पिस्ता और काजू की खेती पर विचार बना रहे हैं। 500 पौधे नींबू के हैं। उसके अलावा चीकू का पौधा लगाए हैं, मौसमी के पौधे हैं, अंजीर के पौधे हैं और इसके जामुन के पौधे हैं।
वो सब लगा रखे हैं। अभी विचार कर रहा हूँ मैं, एक काजू का पौधा भी मैंने बीज लाके लगाया था, वो भी तैयार किया है। पिस्ता और काजू की खेती करने का विचार कर रहे हैं। सिंचाई को लेकर पहला पहलू ये है कि बड़े पैमाने पर बागवानी की थी, ऐसे में बिना पानी के उपज तो मिलने से रही, इसलिए ड्रिप सिंचाई तकनीक का सहारा लिया। पौधों को साल भर पानी मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए 6 लाख लीटर की क्षमता वाला पानी पॉन्ड भी बना रखा है। आज वो दूसरे किसानों को भी ड्रिप तकनीक से सिंचाई की सलाह देते हैं। यहाँ किसानों की मीटिंगें की मैंने, उन सब किसानों को कहा कि अपने पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो अपन सब इसमें ड्रिप इरिगेशन से खेती करें, तो उसमें डबल फायदा है। एक तो पानी की बचत होगी, एक उसमें फ्रूट कोई भी खेती हो तो वो अच्छी होगी। आज जैविक का ट्रेंड है, उसको परखकर नरपत सिंह ने भी अपनी बागवानी को पूरी तरह से जैविक तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए 17-18 गायें पाल रखी है। गायों से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र को प्रोसेस करने के बाद जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कीट और रोगों से बचाव के लिए नीम, आक, धतूरे को फॉर्म पर कीटनाशक दवा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पौधों के बेहतर विकास के लिए समय समय पर काट छांट भी की जाती है। आज मेरे पास 17-18 गायें हैं। उन गायों का जो गोबर है, उसके अलावा गोमूत्र हम इकट्ठा करते हैं, और गोबर है जो एक कुंड बना रखा है, उसमें डालते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, और छाछ है, गुड़ है, बेसन है, ये सारा डाल के उसका जो रस निकलता है, उस रस को हम ड्रिप सिस्टम से हर पौधे में पहुंचाते हैं। नरपत सिंह जी ने बागवानी से तरक्की की नई आधारशिला रखी है। कुछ साल पहले तक मामूली किसान रहे नरपत सिंह, जो साधनों का अभाव रोना न रोकर आज बागबानों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मखाने की खेती से जहां किसान अपनी समृद्धि की कहानी लिख रहे हैं, तो वहीं हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बिहार में पहले जहां मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर मखाने का उत्पादन हो रहा था, वहीं अब इसका उत्पादन देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी हो रहा है, और इसकी मांग देश और विदेश में काफी है। इसका उत्पादन तालाबों और जलभराव वाले क्षेत्रों में होता है। आइए जानते हैं मखाने की खेती से जुड़ी तकनीकी बातें। फायदों से भरपूर मखाने की खेती एक नई संभावना के रूप में कृषि रोजगार क्षेत्र में उम्मीदें जगाने लगी है। दलदल में उगने वाले मखाने की विश्व का लगभग 90% उत्पादन बिहार में ही होता है। बिहार के मिथिलांचल की पहचान के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, यानी इस क्षेत्र की पहचान पोखर, मछली और मखाना से जुड़ी हुई है। कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास, नई तकनीक और किस्मों के जरिए इसकी खेती करने वाले किसानों के लाभ का दायरा बढ़ा है। आमतौर पर ये धारणा है कि अगर किसी तालाब में हम मखाना की खेती कर रहे हैं तो वहां फिर मछली नहीं हो सकती। यह बात सही नहीं है। इस पर इन्होंने यहाँ काम किया और इस बात को भी प्रचारित किया जाएगा ताकि लोग मखाना भी लगाएं और मछली उत्पादन भी करें। एकदम सही सुना आपने। मखाना की खेती के साथ अब किसान मछली पालन करके अपने लाभ का दायरा बढ़ा सकते हैं। मखाने के साथ आप मांगुर, सिंधी, केवई, गरई और ट्रैश जैसी मछलियों के उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। अप्रैल महीने में मखाना के खेत में 20 इंच की अंगुलिकाएं आप उसमें मखाना के खेत में डालेंगे। उसमें एक ही ध्यान देने की बात है कि जितना तालाब क्षेत्रफल होता है उसका 1/20 भाग आपको बांस के खूंटे के सहारे से एक ऐसा एरिया बनाना होता है बीच में, चारों तरफ से घेर करके, कि उस एरिया में न तो कोई मखाना का पौधा होगा और न ही कोई पत्ती जाएगा। मखाना उत्पादन करने वाले किसान को ध्यान में रखते हुए इसकी बम्पर पैदावार के लिए दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र ने एक खास किस्म विकसित की है।
इस केंद्र ने अब एक ऐसी किस्म का विकास किया है जिसे कम पानी में ही उपजाकर ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। प्रजाति है मखाना की, उसका नाम है स्वर्ण वैदेही, जो कि मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से रिलीज की गई है। और दूसरी जो प्रजाति है जिसका नाम सबौर मखाना 1 है, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से विकसित की गई है। वैसे सामान्य तौर पर मखाना की खेती 4 से 6 फीट गहराई वाले जल जमाव वाले क्षेत्र में की जाती है या फिर दूसरी फसलों की तरह खेतों में। तालाब विधि मखाने की खेती की परंपरागत विधि है, जिसमें बीज की बुआई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिछले साल के बचे बीज ही आगे काम आते हैं। जबकि खेती विधि में मखाना के बीज को सीधे तालाब में बोया जाता है। मखाना की खेत प्रणाली में पहले जनवरी फरवरी में नर्सरी तैयार करते हैं और फिर फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक इसकी रोपाई 1 फीट पानी लगे खेत में की जाती है। जिस पानी वाटर लेवल में आपको मखाना की रोपाई करनी है, उतनी ही पानी की गहराई या ऊंचाई आप कहें कि आपको खेत नर्सरी में भी रखना होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप धान के खेत की तैयारी करते हैं, उसी तरह से आप इसका भी तैयारी कर लेंगे नर्सरी का। आप देखेंगे कि 60 दिन बाद वो पौधा तांबे रंग का छोटा छोटा पौधा निकलेगा और जैसे ही हरा रंग के आकार का होता है तो उसको हम लोग मार्च महीने में खेत की तैयारी करके मखाना की रोपाई हो जाती है और वो जून के महीने में फसल तैयार हो जाता है। मखाना की रोपाई के लगभग 2 महीने के बाद बैगनी रंग का फूल खिलने लगता है। फिर 35-40 दिनों के बाद फल पूरी तरह से विकसित और परिपक्व हो जाता है। सितंबर अंत या अक्टूबर में कुशल कारीगरों की सहायता से इसे निकलवा कर जमा कर लिया जाता है, जिसके बाद मखाना की प्रोसेसिंग कर मार्केट में भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।